पृथ्वी के इतिहास में इस साल एक बहुत ही भयानक और खतरनाक घटना होने वाली है, जिसका नाम है बॉक्सिंग डे सुनामी। और हम सभी को इसके बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बारे में हम आपको बता दें, साल 2004 में बॉक्सिंग में ये सुनामी आने के दौरान एलिजाबेथ पोर्ट तबाह हो गया था। अफ्रीका के ईस्ट लंदन शहर में बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स उखड़ गए थे। 2004 में हुई सुनामी की तुलना में इस बार की सुनामी का प्रभाव भी बड़ा हो सकता है। 2004 की सुनामी में 2,50,000 लोगों की जान चली गई थी। इस सुनामी के अंदर 1 करोड़ लोगों को पलक झपकते ही खत्म करने की ताकत है। ये सुनामी अफ्रीका से लगभग 8,500 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के वेस्टर्न कोस्ट में आई थी। बस उसका पूरा असर पड़ा अफ्रीका पर। अफ्रीका में तो फिर भी सिर्फ 1.5 से 2 मीटर की सुनामी आई थी और सिर्फ उसमें ही इतना नुकसान हो गया था। जबकि इंडोनेशिया में सुनामी वेव की ऊंचाई लगभग 10 मीटर्स थी, जो कि एक 3 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है। वहां पर बहुत बुरे तरीके से चीजें तहस नहस हुई होंगी। और एक मारधोनीस नाम का 17 साल का लड़का, जो कि सुनामी से जिंदा बच गया था, उसने बताया कि वह अपने दोस्तों के साथ बीच पर सॉकर खेल रहा था। तब अचानक से एक बड़ा सा भूकंप आया, जिसकी आवाज किसी एरोप्लेन के ब्लास्ट इतनी जोरदार थी। यह आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए मारधोनिस अपनी गाड़ी लेकर भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह दूर निकल पाता कि बड़ी काली लहर तेजी से उसके पास आई और उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई। अब मारथोनिस के अनुसार इस टक्कर का झटका इतना जोरदार था कि तुरंत ही वह बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो और उसकी गाड़ी ढेर सारे लाशों और मलबे के बीच में तैर गई। फिर जैसे तैसे करके मारधोनीस इस बीच तक पहुंचा और मदद और खाने की उम्मीद में वहां पर भटकने लगा। यहीं से फिर पूरे 20 दिनों तक भटकने के बाद 21वें दिन उसे एक रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया गया। लेकिन इस सुनामी ने इंडोनेशिया के साथ साथ 12 और देशों में अपना खतरनाक असर दिखाया था। लेकिन इतनी बड़ी सुनामी के पीछे का कारण आखिर क्या था? एक्सपर्ट्स के अनुसार इंडो पैसिफिक रीजन असल में वो रीजन है जहां पर समुद्र के नीचे द रिंग ऑफ फायर सबडक्शन जोन पड़ता है। ये एक ऐसा रीजन है जहां पर कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते रहते हैं। टेक्टोनिक चट्टानें पृथ्वी के क्रस्ट का वो भाग हैं जो अलग अलग टुकड़ों में बंट गई हैं। ये प्लेटें पृथ्वी की सतह पर मूव करती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तब भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। ये प्रोसेस टेक्टोनिक्स के नाम से जानी जाती है। इस प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी की सतह स्थिर नहीं होती और ये समय समय पर बदलती रहती है। और उससे होता ये है कि वहां पर कई सारी वोल्केनिक उथल-पुथल मची रहती है, यानी कि ज्वालामुखी की उथल-पुथल होती रहती है। और ऐसा ही एक अनस्टेबल सबडक्शन जोन अभी मेडिटेरेनियन सी में फिर से एक्टिवेट हुआ है, जो कि 3 कॉन्टिनेंट, 21 कंट्रीज और उनके 40 से भी ज्यादा शहरों को समुद्र में डुबाने वाला है। यूनेस्को को इस बात का डर सता रहा है कि यह सबडक्शन जोन एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले सेंचुरी से लेकर अब तक 4 बार सुनामी आ चुकी है। और इसका रिकॉर्ड है कि वहां पर हर 100 सालों में कम से कम एक सुनामी तो आती ही है। साल 1902 में जब इस रीजन में लास्ट बड़ी सुनामी आई थी, तब एक तरफ रेडियो पर उस सुनामी के आने की चेतावनी जारी थी और दूसरी तरफ सभी के रेडियो रिसीवर ऑलरेडी तूफान की लहरों में तैरते नजर आ रहे थे। और अनफॉर्चुनेटली यही सब फिर से एक और बार होने वाला है। आपने देखा होगा टर्की में 2 बड़े अर्थक्वेक्स आए थे, जो पिछले कुछ दशकों में हुए सभी भूकंप से ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि यूनेस्को की रिसेंटली पब्लिश 40+ इन डेंजर सिटीज की लिस्ट में एक नाम टर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल का भी है। टर्की के 2 बड़े भूकंप असल में मेडिटेरेनियन सी में आने वाले अब तक की सबसे बड़े सुनामी का संकेत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं अर्थक्वेक से ही सुनामी आती है और पिछले साल 2022 में इटली का एटना वोल्केनो 2 बार फट चुका है। इसके फटने से लावा और डेलीवरीज धीरे धीरे करके यूरेशियन प्लेट को अफ्रीकन प्लेट के करीब ले जा रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे रीजन में किसी भी वक्त सुनामी आ सकती है। और साइंटिस्टों के अनुसार अर्थक्वेक के बाद जब एक सुनामी फॉर्म होती है, तब वो इतनी खतरनाक तबाही नहीं मचाती जितना समुद्र के किनारे मचाती है। और अजीब बात यह है कि इन सुनामी की शुरुआत सतह के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे कई 100 किलोमीटर की गहराई में होती है,
जहां से एक सीरीज ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट वेव्स एक दूसरे को मोमेंटम देके फाइनल सुनामी के लार्ज वेव्स बनती है। असल में हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरह के अलग अलग लेयर्स होते हैं। इनमें जब अर्थक्वेक आता है तब इन लेयर्स में मौजूद पार्टिकल्स यानी पत्थर और मलबे अलग अलग दिशाओं में वाइब्रेट करने लगते हैं और उन्हीं की वजह से इन लेयर्स में वेव्स फॉर्म लगते हैं। इन वेव्स में सबसे पहली वेव पी वेव होती है, यानी कि प्राइमरी वेव, जिसमें पार्टिकल्स आगे पीछे से वाइब्रेट होते हैं। ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होता है। जिन जगहों पर ये पार्टिकल्स दूर जाते हैं वहां उसके ऊपर वाले लेयर के पार्टिकल्स नीचे की तरफ मूव करते हैं और इसी के विपरीत जहां पर पार्टिकल्स कंप्रेस होते हैं वहां वो अपने ऊपर वाले लेयर के पार्टिकल्स को और ऊपर पुश करते हैं। नतीजा इन पी वेव के ऊपर वाले लेयर्स में फिर एस वेव्स यानी कि सेकेंडरी वेव्स बनने लगते हैं, जिसके पार्टिकल्स आगे पीछे की जगह ऊपर नीचे मूव करने लगते हैं। अगर इन दोनों लेयर्स को देखें तो एक लेयर में पार्टिकल्स आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरे लेयर में पार्टिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, जिससे फिर आती है तीसरी वेव। दरअसल इन दोनों लेयर्स के पार्टिकल मोशन का कंबाइन इफेक्ट सबसे टॉप लेयर पर यानी कि समुद्र के तल पर दिखता है, जो आगे जाकर सुनामी का कारण बनता है। पी और एस वेव्स के इफेक्ट जब समुद्र के तल तक पहुंचते हैं तब वहां मौजूद तल के पार्टिकल्स पानी को ऊपर की ओर पुश करते हैं, जिससे पानी भी ऊपर उठता है। इसके बाद तल के पार्टिकल्स फिर अपने पूरे वजन के साथ पीछे की तरफ गिरते हैं और उनके ऊपर मौजूद पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ ढकेला जाता है, यानी कि जमीन के नीचे पी वेव से एस वेव बनती है और फिर एस वेव ऊपर जमीन की सतह पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा करके रेली वेव्स बनाती है और आखिर में इन रेली वेव से पानी के पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मोशन में घुमाकर एक सुनामी बनाते हैं। इन लहरों की सबसे खास बात ये होती है वो ये कि इनके बनते वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल लहरों के जैसे ही दिखती है, पर किनारों तक आते आते वो एक सुनामी का रूप ले लेती है। साइंटिफिकली वेव शोलिंग कहे जाने वाले इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और इतना वॉल्यूम ऑफ पानी एक साथ गिरने से एक सुनामी कई घरों को बहाकर ले जाए, ये इतनी ताकतवर हो जाती है। आज हम सुनामी का अंदाजा पहले से ही लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए। एक बार टेली स्मिथ नाम के एक टीनेज लड़की ने बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के थाईलैंड के माई खाओ बीच पर करीब 100 लोगों को सुनामी से बचाया था। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है और उस वक्त टेली स्मिथ अपने फैमिली के साथ उस बीच पर वेकेशन के लिए आई थी। तब उसने देखा कि शोर लाइन एकाएक पीछे सरक रहा है और समुद्र कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और बस फिर इसी के साथ उसके दिमाग में एक अलार्म बजा, क्योंकि महज 2 हफ्ते पहले उसके जियोग्राफी क्लास में उन्हें 1946 के हवाई आइलैंड की सुनामी का एक वीडियो दिखाया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि छोटे छोटे वेव्स में पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मोशन में घूमने लगते हैं। और फिर क्या था, इल्ली ने तुरंत इस पैटर्न को समझा और तुरंत वहां पर मौजूद कोस्ट गार्ड्स को अलर्ट कर दिया और उन्होंने समय रहते बीच पर मौजूद 100 से ज्यादा लोगों को वहां से एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया। आप देख सकते हो कि बस थोड़ी सी अलर्टनेस और सुनामी की जानकारी कई लोगों की जान बचा सकती है। आपको भी अगर सुनामी से बचने के ट्रिक्स जानने हैं तो मैं आपको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस के कुछ गाइडलाइंस बताने वाला हूं। रेड क्रॉस कहता है कि किसी भी सुनामी के वार्निंग के 2 टाइप्स होते हैं। एक सुनामी वॉच, जिसका मतलब होता है कि सुनामी जैसे कंडीशंस बने हैं पर सुनामी अभी तक वेरीफाइड नहीं है, और दूसरा सुनामी वार्निंग, जिसका मतलब होता है कि सुनामी बन चुकी है और आपके एरिया में आने वाली है। तो जब भी आपको सुनामी वार्निंग मिले तब आपको बिना किसी देरी किए 15 मिनट के अंदर सबसे पहले तो किनारे से 3 किलोमीटर दूर जाना है और समुद्र से 100 फीट की ऊंचाई वाली जगह पर जाना है। ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि आप किनारे के पास किसी बिल्डिंग के टेरेस पर चले जाओ। वो स्ट्रक्चर्स ऊंचे होते हैं, पर उन स्ट्रक्चर्स में सुनामी से खतरे होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा होते हैं। सुनामी में कभी भी सिर्फ एक लहर नहीं आती, सुनामी कई घंटों तक चल सकता है और इसीलिए जब तक आपको सेफ्टी ब्रॉडकास्ट ना मिले तब तक नेचुरल हाई ग्राउंड में ही रहना सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। बस इन गाइडलाइंस को फॉलो करो और सुनामी से अपनी जान बचाओ। 2025 में जो डिस्ट्रक्शन इवेंट होने वाला है उससे आपको यहां दिए हुए गाइडलाइंस भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि साइंटिस्ट खुद भी डरे हुए हैं।
उनका कहना है 2025 में सूरज को लेकर भी एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इवेंट हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी अपने आसपास के सभी लोगों को शेयर जरूर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।